हाय एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 8 ऑफ GS2 पॉलिटी। ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने 5 ऐसी कंडीशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था जिसमें सेंटर कैन टेक ओवर स्टेट लिस्ट एंड मेक द लॉस। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमारा लास्ट 356 रह गया था। तो एज अ रिकॉल जो अभी तक हमने पढ़ा कि द कंडीशंस और द 5 कंडीशंस जिसके अंदर सेंटर और द पार्लियामेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज विच आर स्पेसिफिक टू स्टेट लिस्ट। दोज आर आर्टिकल 249 इन नेशनल इंटरेस्ट जिसमें राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास होगा। देन यू हैव 250 आर्टिकल 250 जिसमें नेशनल इमरजेंसी विल बी डिक्लेयर्ड, राइट। एंड जो स्टेट लिस्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएंगे। एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ कैन मेक द लॉस। द ओनली कंडीशन इज पार्लियामेंट का जो लॉ निकलेगा जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ कह रहे हैं वो इमरजेंसी ख़त्म होने के 6 महीने के बाद सीज हो जाएगा। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर भी आपका जो टाइमलाइन है वो 12 महीने की है। जैसे 4 महीने का 4 महीने में अगर रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है, मतलब रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 4 महीने बाद पार्लियामेंट ने लॉ निकाल दिया तो वो 8 महीने तक इम्प्लीमेंटेड रहेगा और उसका एक्सटेंशन 6 महीने और हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उस चीज़ को दोबारा री इम्प्लीमेंट करने के लिए दोबारा से एक राज्यसभा का रेजोल्यूशन चाहिए होगा। ठीक है, सो दैट वाज अंडर 249। 250 इज योर नेशनल इमरजेंसी। 252 इज योर स्टेट्स ओन रेजोल्यूशन। स्टेट खुद कहता है, जैसे हमने नक्सलिज्म के लिए बात करी थी कि भाई सेंटर और पार्लियामेंट को बोलते हैं कि आप आके हमारे लिए कॉमन लॉ बना दो जिसको हम यूज़ कर सकें टू टैकल अ कॉमन इशू। इसके अंदर हमने एग्जांपल आपका नक्सलिज्म समझा था जिसके अंदर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दे हैव आस्क्ड सेंटर टू क्रिएट अ लॉ सो दैट दे ऑल कैन हैव अ बेसिक और अ कॉमन लॉ टू फॉलो। ठीक है, क्योंकि नक्सलिज्म इज़ नॉट बाउंड्री स्पेसिफिक, वो किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ईजिली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि जिस स्टेट का लॉ है वो दूसरा स्टेट का लॉ भी फॉलो करे। देर आर हाई चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए 252 कैन बी यूज बाय द स्टेट्स टू आस्क पार्लियामेंट टू क्रिएट अ कॉमन लॉ फ्रॉम द स्टेट लिस्ट ओनली। ठीक है, देन 253 इज योर in terms of international agreements if we have to acknowledge something। ठीक है, जो हमने इंटरनेशनल एग्रीमेंट में किसी के संग ट्रीटी साइन करी है या कुछ हमने ऐसे पॉलिसीज़ एक्सेप्ट करे हैं जिसे हमें इंडिया लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है, तो इवन इफ दोज पॉलिसीज़ और दोज टॉपिक्स आर पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, सेंटर कैन क्रिएट अ लॉ यूजिंग आर्टिकल 253 सो दैट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट कैन बी मेट। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक्स है उसमें हमारा 356 रह गया था प्रेसिडेंट रूल, वो हम आज डिस्कस कर लेंगे विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट वो है कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव आपकी डिसॉल्व और सस्पेंडेड होती है तो उसका क्या मतलब है, सस्पेंडेड वर्सेस डिसॉल्व। ठीक है, वो मैं बता दूंगा, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। डिसॉल्व के केस में एमएलए जो पूरा लेजिस्लेचर है वो सारा डिसॉल्व हो जाता है, उस केस में आपके री इलेक्शंस दोबारा से होते हैं। बट इन केस ऑफ सस्पेंशन एमएलएज अपनी जो ड्यूटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ लॉ क्रिएशन वो नहीं कर पाते, बट एमएलए विल रिमेन एन एमएलए अंटिल अनलेस दे आर सस्पेंडेड। ठीक है, द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज दैट दे वोंट बी एबल टू डू द कॉमन प्रैक्टिसेस। जो लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर में जाके जो उनके लॉ मेकिंग के प्रोसेस हैं, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं कर सकते व्हेन दे आर सस्पेंडेड। अगर डिसॉल्व हो गए तो मतलब फ्रेश इलेक्शंस होंगे, दोबारा से पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो वो हम 356 में भी पढ़ लेंगे। इसके बाद हम रेसिड्यूरी पावर विच कम्स अंडर आर्टिकल 248 इन शेड्यूल 7 उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका ओवरव्यू ये है कि बेसिकली शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं आपकी, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, राइट। तो जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट होती हैं, तो देर आर न्यू चैलेंजेस विच कम्स जो कि इनिशियली तीनों में से किसी भी लिस्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो उस केसेस में आर्टिकल 240 आर्टिकल 248 का यूज़ करके सेंटर कैन इवेंचुअली मेक द लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द लिस्ट। ठीक है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद दे कैन हैव द थॉरो डिस्कशन कि ठीक है अब ये जो नया सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम, एग्जांपल ले लो साइबर क्राइम, ठीक है, या साइबर बुलिंग। ठीक है, ये किसी भी लिस्ट का पार्ट नहीं है एंड सिंस टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो ऑब्वियसली न्यू चैलेंजेस विल इवॉल्व। तो उसके बेसिस पे सेंटर पार्लियामेंट लॉ तो बना देगी बट उसका एक थोड़ा डिस्कशन होगा बाद में
कि वो जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग, वो किसका पार्ट होना चाहिए, वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट होना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट का पार्ट होना चाहिए या स्टेट लिस्ट का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज़ योर रेसिड्यूरी पावर विच कम्स अंडर आर्टिकल 248, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक हम ऐसे पढ़ेंगे कि बिकॉज वी आर मोर और लेस स्टडिंग द फेडरल एंड यूनिटरी स्ट्रक्चर, ठीक है, और हमारे केस में बिकॉज फेडरल भी एक्ट करता है और यूनिटरी भी एक्ट करता है, तो देर आर हाई चांसेस कि सेंटर और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट यस इन विथ ऑल इट्स मीन्स इन्फ्लुएंस द स्टेट गवर्नेंस ऑन पॉलिटिक्स, ठीक है। मतलब ये तो नाइव बात नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेट्स से किसी एक्स पार्टी की है और स्टेट गवर्नमेंट लेट्स से किसी वाई पार्टी की है, तो एक्स गवर्नमेंट विल डेफिनेटली ट्राई, नॉट ऑलवेज बट येस, टू मेक श्योर टू हैम्पर द वर्क ऑफ द वाई पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नेंस, ठीक है। तो उस केसेस में अगर आप समझोगे तो एक मेन गवर्नर है और सेकेंड इज योर AIS स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। तो गवर्नर का सिलेक्शन आर्टिकल 155 के थ्रू होता है, तो इट्स प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट करते हैं और वो गवर्नर तब तक रहता है जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी चल रही है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर के पास ही आपका आखिरी बिल जाता है फॉर द सिग्नेचर। तो अगर सेंटर को कुछ इन्फ्लुएंस करना है या कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट कराने से रोकना है, या इफ़ बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीज़न इफ़ दे वांट टू हैम्पर द प्रोसेस, दे विल आस्क द गवर्नर, ठीक है, टू नॉट टू बी वेरी कोऑर्डिनेटिव विद द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके साथ साथ ऑल इंडिया सर्विसेज में आई एम नॉट सेइंग कि ऑल इंडिया सर्विसेज में जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं और ऑफिसर्स हैं, ऑल आर लाइक दिस, बट येस, ऑल इन ऑल, सिंस सेंटर हैव द मेजॉरिटी ऑफ द इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ पावर, दे कैन डायरेक्ट ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स ऑल्सो, जिसके अंदर आपके IAS, IPS, IFS आते हैं, ठीक है। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी रहता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो एक IAS होता है, स्टेट का DGP IPS होता है, और फॉरेस्ट ऑफिसर आपका जो पूरे स्टेट की फॉरेस्ट का जो हेड होता है, वो दैट पर्सन कम्स अंडर IFS, ठीक है। तो हाउ सेंटर इन्फ्लुएंस स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिक्स थ्रू गवर्नर विच इज आर्टिकल 155, एंड देन विल स्टडी अ बिट अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। हाउ ऑल इंडिया सर्विसेज आर क्रिएटेड, राज्यसभा के थ्रू बनती है आर्टिकल 312 के तहत, एंड अभी जैसे यहाँ 3 दिख रहे हैं, तो इसमें प्लस माइनस भी हो सकते हैं। अगर राज्यसभा चाहे तो एक नया रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट कैन इम्प्लीमेंट कि बॉस इसके अंदर 2 कैटेगरीज और बढ़ा दो, लेट्स से इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को आप इसमें जोड़ सकते हो, या आप IFS को हटा सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन यूजिंग आर्टिकल 312, ठीक है। तो इसके साथ इस टॉपिक तक हमारा यूनिटरी और जो फेडरल वाला जो डिस्कशन था वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको चैप्टर 13 फ्रॉम M लक्ष्मीकांत मिल जाएगा, एक बार ही पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्ड हो चुका है, बुकिश लैंग्वेज पढ़ोगे तो जो आंसर राइटिंग के पॉइंटर्स हैं वो समझ में आ जाएंगे, प्लस जो मैं नोट्स नरेट कर रहा हूँ उसके बेसिस पे एवरीथिंग विल बी कॉन्क्रीट, ठीक है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। प्लस यहाँ की अंडरस्टैंडिंग, मेरे नोट्स के लेक्चर और बुक की अंडरस्टैंडिंग से आपका प्रीलिम का मटेरियल भी निकल जाएगा, तो उसमें ज़्यादा हेडेक लेने की दिक्कत नहीं है। द ओनली पॉइंट लेफ्ट विल बी योर करंट अफेयर्स, तो उसका भी कुछ अभी काम चल रहा है, उसका भी हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे इसमें, ठीक है, जो हमारी ये लेक्चर सीरीज़ आ रही है। मूविंग ऑन, तो लास्ट टॉपिक फॉर द डे वुड बी फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 4 है, आर्टिकल 51A, ठीक है। इसका पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है, चैप्टर 9 फ्रॉम M लक्ष्मीकांत, जाके पढ़ सकते हो। इसके अंदर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन, स्वर्ण सिंह कमेटी, USSR से कैसे ये चीज़ें आई, वो सब डिस्कस करेंगे। और जो उसके 10 इनिशियली 10 थे फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर 2002 में अमेंडमेंट एक्ट 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो चाइल्ड एजुकेशन है दैट वाज आल्सो इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, वेदर द चाइल्ड इज़ योर वार्ड और मतलब कुछ भी हो सकता है, सन डॉटर एनीथिंग, ठीक है। तो इनिशियली ये 10 थे प्लस 1 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, फॉर 6 to 14 एज चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द प्रीव्यू फॉर टुडेज लेक्चर। अभी हेडिंग डालो, जो कंटिन्यूएशन चल रहा था उसके अंदर लास्ट 5th पॉइंट, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। अच्छा, होप ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो रिकॉर्ड करके दोबारा देख लेना।
ठीक है, तो जो उसका लास्ट हेडिंग था वो लिख लो। सो ये वाज योर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, तो दो वेन डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दिस इज़ योर सेंटर, ठीक है, एंड दिस इज़ योर स्टेट, दिस इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दिस इज़ पार्लियामेंट, दिस इज़ स्टेट लेजिस्लेटिव एंड दिस इज़ योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये स्टेट के लिए है, ये आपका सेंटर के लिए। ठीक है, इन एनी केस व्हेन आर्टिकल 356 इज इम्पोज्ड, ठीक है, इसके अंदर लिखो इफ प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, if article 356 is imposed on any state, then state legislative and state council of ministers gets dissolved. ठीक है, focus on the word dissolve. State council of minister and state legislative gets dissolved. ठीक है, अब ये स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे डिसॉल्व होता है कि बिकॉज जो सीएम है, सीएम इज़ डिसमिस्ड। ठीक है, और जो हम सेंटर में देखते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर अपना पोजीशन छोड़ते हैं पार्लियामेंट में, तो पूरी जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो जाती है। तो सेम केस में जब 356 लगता है तो सीएम इज़ डिसमिस्ड, सीएम डिसमिस्ड के होते ही स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, and in case of state legislative, they are first suspended and then dissolved. ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसलिए आपके पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं बिकॉज आपका जो सीएम है वो डिसमिस्ड हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, बट स्टेट लेजिस्लेटिव जो है वो इनिशियली सस्पेंड होती है, उसके बाद डिसॉल्व होती है। ठीक है, तो सस्पेंशन का मतलब वही है कि जो एमएलए है वो एमएलए रहेगा, बट उसका जो लॉ मेकिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, लॉ मेकिंग रोल। ठीक है, डिसॉल्व के केस में पूरे इलेक्शंस दोबारा होंगे, सारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव है वो डिसॉल्व हो जाएगी पूरी, और उस केस में फ्रेश इलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो in this second you write governor takes the control of state functionary and parliament makes the law for the state. ठीक है, 356 लगने के बाद अब ये कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि प्रेसिडेंट ही रूल बना के इम्प्लीमेंट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। लेजिस्लेटिव सस्पेंशन के बाद गवर्नर टेक्स कंट्रोल, ठीक है, एंड लॉ इज मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसमें आगे कंडीशन ऐसे है क्योंकि सस्पेंशन हो सकता है या डिसॉल्व हो चुकी है तो इलेक्शंस दोबारा हो सकते हैं, बट तब तक ये इम्प्लीमेंटेड है, पार्लियामेंट्री लॉ बनाएगा स्टेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट राइट, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ आउट ऑफ द स्टेट लिस्ट फॉर दैट स्पेसिफिक स्टेट व्हेन स्टेट इज अंडर द प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा जो लास्ट पॉइंट बचा था आर्टिकल 356 5 कंडीशंस के बेसिस पे, दिस वाज ऑल। ठीक है, गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज रेसिड्यूरी पावर।
ठीक है, तो रेसिड्यूरी पावर, ठीक है, रिलेटिव आर्टिकल इज 248। अच्छा, आर्टिकल के बेसिस पे क्या है, अगर आप एक साथ आर्टिकल को पढ़ के रटने की कोशिश करोगे ना तो वो चीज़ कभी सक्सेसफुल होगी नहीं। तो जैसे जैसे हम टॉपिक्स जो कवर कर रहे हो, जैसे जैसे मैं आर्टिकल्स लिखवा रहा हूँ ना, उससे क्या है आपके दिमाग में वो चीज़ इम्प्रिंट हो जाएगी कि कब हमने किस टॉपिक के रिगार्डिंग कौन सा आर्टिकल पढ़ा, ठीक है। तो रादर देन स्टडिंग एंड लर्निंग एंड एक साथ रटने की जगह आप टॉपिक्स के साथ साथ जो आर्टिकल्स इंप्लीमेंटेड हुए हैं, जो अमेंडमेंट्स आए हैं, उसको आप समझोगे, उसको हाईलाइट कर लो नोट्स में, तो दैट वुड बी वेरी इजी व्हेन यू रिवाइज, ठीक है। तो रेसिड्यूरी पावर कम्स अंडर आर्टिकल 248, ठीक है। अब ऑब्वियसली शेड्यूल 7 में यू हैव ओनली 3 लिस्ट, कॉन्करेंट, स्टेट, सेंटर, ठीक है। इसमें लिख लो एरियाज विच आर नॉट मेंशन्ड इन एनी लिस्ट सच एरियाज विच आर नॉट मेंशन्ड इन एनी लिस्ट कॉमा सच एरियाज for such areas laws are made by the center and the area subject is called the residuary law, ठीक है। रेसिड्यूरी लिस्ट, सॉरी लिस्ट लिख लो इसको, ठीक है। सब्जेक्ट which is not mentioned in concurrent और स्टेट और सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 248 टू डिस्कस अबाउट रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट राइट, रेसिड्यूरी पावर लेजिस्लेशन रिसाइड्स विद द पार्लियामेंट, ठीक है। रेसिड्यूरी पावर लेजिस्लेशन रिसाइड्स विथ पार्लियामेंट, ठीक है। तो लिस्ट इन 3 लिस्ट का पार्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली जो लॉ बनेगा उसके रिगार्डिंग वो पार्लियामेंट ही पास करेगा, ठीक है, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो इसमें नीचे, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स इज अ बफर विच हैज़ रेसिड्यूरी सब्जेक्ट इज अ बफर ऑन विच पार्लियामेंट मेक्स द लॉ एंड लेटर इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ठीक है। पार्लियामेंट उस टाइम लॉ बना देगा और बाद में वो ट्रांसफ़र कर देगा किसी एक लिस्ट के अंदर, इट कुड बी कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। तो ये छोटा सा आपका रेसिड्यूरी का टॉपिक था। नाउ इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ सेंटर इन्फ्लुएंस स्टेट, ठीक है। और इसके अंदर हमारा था गवर्नर पहले था एंड देन यू हैव ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। तो 155 ये हेडिंग लिख के इसमें गवर्नर का लिख लो। अंडर आर्टिकल 155 गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, which means that the governor comes under the influence of center and through the office of governor center can influence the state's decision, ठीक है। अब इसके अंदर ही मतलब गवर्नर का ही डिस्कस कर रहे हैं, तो डेफिनेशन तो मैंने लिखवा दी। इसके अंदर एक ट्रिवियल और लिख लो, फर्स्ट सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर स्टार्ट्स विद द स्पीच ऑफ गवर्नर which is usually written by the state government only, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर स्टार्ट्स विथ, हैशटैग लिख लेना, मतलब पूछा जा सकता है, स्टार्ट्स विथ गवर्नर स्पीच, और उस गवर्नर की स्पीच के अंदर क्या क्या बोला जा सकता है, क्या क्या बोलना है, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली।
यूजुअली गवर्नर के थ्रू जो भी पॉजिटिव चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट ने करी हैं, दोज आर रिसाइटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। बट आइडियल केस ये है, अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि गवर्नर कैन इवेंचुअली मैनिपुलेट और कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, या कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट लिख के दे रही है वही गवर्नर को एज पार्ट ऑफ गवर्नर स्पीच में वो बोलना है, ठीक है। सो दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट समटाइम्स, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 155 था। ठीक है, तो बी वाला जो पार्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312, ठीक है। मेरे से याद हो जाएगा, गवर्नर वाला 155 था, ऑल इंडिया सर्विसेज 312 था, रेसिडरी सब्जेक्ट 248 था, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 368, देन 5 कंडीशंस, है ना। तो हो जाएगा आर्टिकल, जितने मतलब धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो रिवाइज करोगे आ जाएगा, ठीक है। अब ऑल इंडिया सर्विसेज का क्या स्ट्रक्चर है कि यू हैव सेंटर एंड यू हैव स्टेट, ठीक है। अब स्टेट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो यूजुअली 3 में ही डिवाइड होती है। यू हैव आईएएस, यू हैव आईपीएस एंड देन यू हैव अ आईएफएस। आईएएस जो आपका रहता है वो चीफ सेक्रेटरी रहता है स्टेट गवर्नमेंट में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आईपीएस जो रहता है वो स्टेट का डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी ऑफ स्टेट, ठीक है। और ये आपका हेड फॉरेस्ट ऑफिसर कह लो, फॉरेस्ट ऑफिसर लिख लेते हैं आप, फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ स्टेट, ठीक है। एज ऑफ नाउ ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। सो इसमें लिख लो, ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंटर एंड आर इवेंचुअली ट्रेन्ड बाय द स्टेट। तो अपॉइंटेड बाय सेंटर एंड ट्रेन्ड बाय स्टेट, ठीक है। ये जो हम ऑल इंडिया सर्विसेज पढ़ रहे हैं इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट हाँ ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो उस कंटेक्स्ट में है कि कैसे सेंटर स्टेट गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस करता है अपने डिसीजंस को। तो हैंस इट इज़ बी मार्क्ड हियर। इससे पहले हमने गवर्नर का पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट लिख लो, AIA सस्पेंशन बाय द स्टेट कैन बी रिवोक्ड बाय द सेंटर। AIA सस्पेंशन by state can be revoked by center, ठीक है। जब आप यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम निकाल के उसमें जाओगे तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग्स करके अंदर आपका पूरा एलोकेशन और कैडर वगैरह होगा, ठीक है। तो जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, सस्पेंशन है, ACR आपका एनुअल कैरेक्टर रिपोर्ट, सारी चीज़ें सेंटर ही मेंटेन करता है। सेंटर ने आपको सेंटर इन ऑफिसर्स को, AIS ऑफिसर्स को स्टेट में भेजते हैं टू मेक श्योर कि लॉ एंड ऑर्डर और जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो इम्पार्शियल वे में फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज, अब क्योंकि सस्पेंशन स्टेट कर सकता है बट इट होल्ड्स नो ग्राउंड बिकॉज इवेंचुअली सेंटर कैन एनी टाइम रिवोक द सस्पेंशन। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो, अगर यहाँ पे सेंटर में कोई गवर्नमेंट है एक्स पॉलिटिकल पार्टी की और स्टेट गवर्नमेंट वाई पॉलिटिकल पार्टी की है, तो यू नो देयर विल बी सम
अ बिट ऑफ अ केओस, अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल जिसे कहते हैं, ठीक है। बिकॉज obviously in terms of politics, X definitely want Y to go so that X can have influence in the state and can have X political party in power only, ठीक है। Y will always keep on struggling with the X so that उनका जो ग्राउंड है, जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट है, वो बची रहे, ठीक है। यूजुअली दीज ऑफिसर्स हु आर ट्रेन, they should be, they should always be, they should always be impartial, ठीक है। तो ये चलता रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट लिख लो, पॉइंटर नहीं, मतलब AIS के अंदर ही, हु क्रिएटेड AIS, ठीक है। तो इसमें पॉइंट लिखो, राज्यसभा passes the resolution to ask for new all India services or removal of any existing all India services and parliament then creates or remove accordingly, ठीक है। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन पास राज्यसभा से ही होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे ही अगर राज्यसभा बोल रहा है कि इसमें ऑल एक और सर्विसेज ऐड होनी है, ठीक है, देन दैट कैन बी डन। और इफ़ राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन, ठीक है, जिसके अंदर इट स्टेट्स की जो एग्जिस्टिंग AIS है उसमें से कुछ हटना है, तो उसके बेसिस पे पार्लियामेंट इवेंचुअली डिसाइड कि ओके जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। सो AIS for AIS RS, Rajya Sabha passes an resolution for AIS and Parliament then creates or remove AIS as per the need, ठीक है। नेक्स्ट राइट, आर्टिकल 312, थ्रू आर्टिकल 312 राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट अ ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। RS थ्रू आर्टिकल 312 RS आस्क पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट राइट, all India services are appointed by the center but they come under the overall disciplinary control of the center though they largely function in the senior position under the state government, ठीक है। तो सारा उनका डिसिप्लिनरी, उनका जो कमांड है वो सेंटर के पास ही है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उनको हाई पोस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है टू फंक्शन देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट इसमें लिख लो, बाय कंट्रोलिंग AIS सेंटर कैन कंट्रोल द स्टेट्स ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव के हेड्स अगर आपके पास हैं तो यू कैन मैनिपुलेट एंड डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमने गवर्नर पढ़ा, AIS पढ़ा, हाउ सेंटर कैन इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट द स्टेट गवर्नमेंट, उसके अंदर तीसरा भी लिख लो, यू हैव सर्टेन आर्टिकल्स, ठीक है। तो यू हैव आर्टिकल 256 एंड 257, ठीक है। इसका कंटेक्स्ट क्या है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन है, अगर वो किसी रूल्स और किसी इम्प्लीमेंटेशन के तहत स्टेट को कोई डायरेक्टिव दे रहे हैं तो इट्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉलो इट, ठीक है। वो उसको लैप्स नहीं कर सकते या उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, बट दिस इज़ ओनली इन द केस ऑफ व्हेन यूनियन और द सेंटर इज एक्सरसाइजिंग इट्स पावर विद इन इट्स जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो इस आर्टिकल का इसमें लिख लो, स्टेट शैल नॉट impede the exercise of executive power of union, the exercise of executive power of union, ठीक है।
इसमें लिखा है स्टेट शैल नॉट इम्पीड द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन अंडर आर्टिकल 256 एंड 257, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर जैसे नेशनल इंटरेस्ट है या नेशनल सिक्योरिटी है वो स्टेट के अंदर है। अगर यूनियन कहता है कि भाई टू एड्रेस एनी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न स्टेट नीड्स टू इम्प्लीमेंट, लेट्स से हाँ फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के बेसिस पे नेशनल सिक्योरिटी है कि भाई देयर इज़ अ वायरस विच कैन इवेंचुअली किल ऑल द क्रॉप्स, ऑल द वीट क्रॉप्स, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी को एड्रेस करते हुए अगर यूनियन आपको, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को कहता है कि बॉस मेक श्योर इन योर स्टेट द ओनली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट कैन बी डन, वो सिर्फ गन्ने की होनी है, मतलब शुगर केन की होनी है। एंड इफ़ स्टेट डिनाइज इट, और इफ़ उस स्टेट उस डायरेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने से मना करता है तो दिस इज़ प्योरली अ केस ऑफ denying the order without having any legitimate reason, ठीक है। तो उस केस में what यूनियन कैन डू, यूनियन आपका सिंपली प्रेसिडेंट रूल या स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट इज मेंशन्ड अंडर 256 आर्टिकल, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक लिख लो, Center can give administrative directives to state which are binding in nature, and if ignored, Center can implement Article 365 and suspend the government, ठीक है। Article 365 आपका emergency power of president, ठीक है। तो ये तीन तरीके से थे। फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, दिस वॉज योर सी। तो ए वॉज गवर्नर, बी वॉज ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सी वॉज योर स्पेसिफिक आर्टिकल्स 256, 257, 365, ठीक है। क्वेश्चन सीधा बन के आ सकता है प्रीलिम्स में कि व्हाट आर द कंडीशन विच सेटिस्फाई सेंटर बीइंग मोर पावरफुल देन स्टेट, और सेंटर बीइंग मोर मैनिपुलेटिव, और मोर और मतलब सिंपली सेंटर कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। तो उसमें आप गवर्नर, AIS और इन आर्टिकल्स को लिख के आ सकते हो मेंस के टर्म्स में, और प्रीलिम्स में आप ऑप्शन एलिमिनेट या ऑप्शन पढ़ के समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो फाइनल टॉपिक ऑफ द डे, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एप्लीकेबल टू द सिटीजन्स और द फॉरेनर्स ऑल्सो, तो क्वेश्चन इज फंडामेंटल ड्यूटी applicable to only citizen or foreigner और बोथ, ठीक है। इसका आंसर ओनली सिटीजन, ठीक है। हमने जब पॉलिटी स्टार्ट करी थी तो कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करा था जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। तो उसका ही कंटेक्स्ट आप लेके समझ सकते हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो जो हम वी द इंडियंस और द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री इज ओनली ओनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एप्लीकेबल ओनली टू ऑन द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। फॉरेनर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, ठीक है, फ्रेंडली और एनिमी कंट्री वाला, फॉरेनर्स के लिए इम्प्लीमेंटेड नहीं है। जैसे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो थे हमने पढ़ा था ना कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेनर्स, और वो कौन से थे? 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। तो वही है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन, कल्चर एंड एजुकेशन, राइट है ना।
तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स के लिए इम्प्लीमेंटेड नहीं है. सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी फॉरेनर्स के लिए इम्प्लीमेंटेड नहीं है. इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली द सिटीजन्स. ठीक है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करा. ठीक है. सेकंड, देखो इसमें फंडामेंटल ड्यूटी एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इज पार्ट 4A. फंडामेंटल ड्यूटी इज पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. पार्ट 4A है. पार्ट 4 जो है आपका वो DPSP है. पार्ट 4 DPSP. ठीक है. ठीक है, वो पढ़ेंगे आगे. लिख लो इसमें, फंडामेंटल ड्यूटी इज पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and it is inspired by USSR constitution and was implemented in Indian constitution through the 42nd Amendment Act of 1976 and USSR constitution. ठीक है. कभी कोई पूछे कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से आया और क्या उसका बेस है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी अभी हम आगे पढ़ेंगे. यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब इम्प्लीमेंट हुआ, इट वाज थ्रू, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, इट वाज थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. ठीक है. फंडामेंटल ड्यूटीज was implemented after the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी. सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी. सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी. ठीक है. प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि स्वर्ण सिंह कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है. ठीक है. तो फंडामेंटल ड्यूटी कैसे इम्प्लीमेंट हुई, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. कहाँ से इंस्पायर्ड हुई, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन के. 1991 से पहले की बात है, इसलिए यूएसएसआर यूज़ है. और कौन सी कमेटी ने सजेशन दी थी, इट वॉज सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी. ठीक है. इसमें आगे लिखो, आर्टिकल 51A मेंशंस 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीज़न. ठीक है. इनिशियली 10 ही थी, 11वीं बाद में ऐड हुई है. तो किस आर्टिकल में मेंशन है, वो तो पार्ट था, हमने पार्ट 4A आर्टिकल 51A. टोटल 11, इनिशियली 10. ठीक है. तो टोटल 11, 51A के अंदर 11 सब पार्ट्स हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सप्लेन करता है. ठीक है. तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब मैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज लिखूंगा, बाकी बुक से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. फर्स्ट इज़ योर 51A. इसमें लिख लो पहला, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, कॉमा नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. ठीक है. रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, एंथम एंड इंस्टीट्यूशन. ठीक है. ये पहला है. दूसरा लिखो, ये लिख लेना 51A ब्रैकेट में B. टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़, टू चेरिश एंड फॉलो, सॉरी आई रिपीट द सेकेंड, टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. ठीक है. तीसरा लिखो, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, कॉमा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है.
चौथा लिखो, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ई लिखो पांचवा, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड रेनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ठीक है, ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अगर कुछ दिक्कत हो तो इसमें कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा। थ्योरेटिकल पार्ट है ये इसलिए। ठीक है, 6 लिखो, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। 7 जी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। ठीक है, 8 H, to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform। ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होने की मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ टू प्रोग्रेस, हाउ टू डेवलप न्यू थिंग्स, हाउ टू मेक श्योर दैट कंट्री इज़ डेवलपिंग। ठीक है, वो एक साइंटिफिक टेम्पर, उसको डेवलप होने की बात H के अंदर कही गई है। 9, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हम इंडिया में फॉलो नहीं करते, विच इज़ मतलब बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि पब्लिक प्रॉपर्टी इवेंचुअली हमारे पैसे से ही बना। ठीक है, और जो कहता है कि सरकारी प्रॉपर्टी है तो उसे तोड़ दो, ख़राब कर दो, नुकसान पहुंचा दो, दो स्टूपिड पीपल हु डोंट इवन अंडरस्टैंड कि ये उस आप ही का पैसा है जो जा रहा है उसमें। ठीक है, गवर्नमेंट डजंट होल्ड एनी बिजनेसेस, राइट। तो जो भी हम वो टैक्सेस के तौर पे कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी रेवेन्यू आता है वो हमारे पैसे का ही है। ठीक है, तो इट्स आर मोरल ऑब्लिगेशन एंड फंडामेंटल ड्यूटी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, 10 J, excel in all sphere of individual and collective activities so that nation constantly can rise। ठीक है, तो यहाँ तक तो 10 हो गए। ठीक है, ये इनिशियली थे। अब 11वां जो है के वो लिखो, this was introduced through the 86th Amendment Act, 86th Amendment Act of 2002, under which it is the duty of every parent or guardian to provide opportunity for education to his child/ward from age group of 6 to 14। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन। तो दिस वाज एडेड आफ्टर द 86th Amendment Act 2002। 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो ये तो 11 थे। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म कह लो या इसमें कुछ फ्लॉज भी हैं, वो सब लिख लेते हैं। ठीक है, firstly, the basic criticism of fundamental duties are that they are very generic and are not in detail। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे अगर आप बोलो नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल सॉन्ग की रिस्पेक्ट करनी है, तो बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, उसका कोई प्री रिक्विजिट या प्री कंडीशन नहीं है ना। जैसे आप मूवीज़ थिएटर में जाते हो तो वहाँ देख सकते हो कि पहले नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग बजता है, तो इट्स वॉलंटरी। कहने को हम मोरल ऑब्लिगेशन से खड़े हो जाते हैं, बट इट्स नॉट अ रूल, इट्स नॉट अ मैंडेट। आपको खड़ा होना है तो आप हो सकते हो, बट सिंस इट्स आर मोरल ड्यूटी और अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो हमें खड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, कोई भी डिटेल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स और क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कैरी अ डायरेक्ट लॉ फॉर दीज ड्यूटीज़, बट इंस्पिरेशन वॉज टेकन व्हेन लॉ इज़ मेड इन पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन। ठीक है, इनका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई डायरेक्ट लॉ नहीं है, बट इवेंचुअली जो भी लेजिस्लेचर में पास हो रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो अपना आइडिया, जो इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन ऑफ दैट आइडिया और द कॉन्सेप्ट इज ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओनली। ठीक है, नेक्स्ट राइट, देयर इज़ नो सैंक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, दैट मीन्स इफ़ वी डोंट फॉलो अ फंडामेंटल ड्यूटी
that doesn't make us a criminal or a suspect or anything. ठीक है, it's a moral obligation more or less. Next you write, fundamental duties are also referred to understand the limits on fundamental rights. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसी का ही ले लेते हैं. कैसे आपको बताऊं, मतलब बेसिकली जो भी fundamental duties are also referred to understand the limits on fundamental rights. ठीक है, अब आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ में समझ रहे हो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, अब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स ये लेके आ रहे हो कि भाई मैं जो वोकेशन है या कहीं पे भी मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ. उस फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे आप ये नहीं बोलोगे कि मैं फॉरेस्ट में जाके आराम से कोई वोकेशनल ट्रेनिंग खोल रहा हूँ. ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी है कि हाँ ठीक है आप नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट फंडामेंटल राइट्स लेके आप ये नहीं आओगे कि हम भाई मेरे को नेचर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नेचर के बीच में जाके घर बना सकता हूँ या वहाँ पे एक माइनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ. ठीक है, तो ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी नहीं, बट हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक फंडामेंटल राइट्स की लिमिट्स कहाँ तक हैं, कहाँ तक हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेनिफिशियल है. ठीक है, नेक्स्ट राइट, Supreme Court clarified that the fundamental duties are applied on the states also, as states are the reflection of people. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ it's not a moral obligation of the people of this country, citizens, but also states also. तो states की जो भी policies हैं, जो भी laws बन रहे हैं, जो भी उनके law and order के जो भी उनका circular निकलता है किसी भी law को implement करने के लिए, कोई भी policy change निकलता है, उसमें कहीं ना कहीं fundamental duties से कुछ ना कुछ directive लेना ज़रूरी है. ठीक है, बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थ्रू ही हम एक आइडियल एनवायरनमेंट और कंट्री डेवलप कर सकते हैं. राइट, तो लास्ट पॉइंट, फंडामेंटल ड्यूटी सिंपली एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन may not achieve the real goal of making people responsible. Rather, people should be made aware about these duties proactively, along with the changing value system of the society, in which we should always put the nation first. ठीक है, तो yes, fundamental duties जैसे इवॉल्व हो रहा है तो उसके बेसिस पे the people should be aware proactively. ठीक है, and that should be the ideal case. So that's it for today. ठीक है, next lecture onwards will start very critical things that includes fundamental rights, constitutional rights and मतलब जो common laws वाले rights हैं. तो फंडामेंटल राइट्स में आपके जितने भी हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, ठीक है, रिलीजन, जो आप मतलब जितने भी 5 है टोटल वो आप पढ़ सकते हो, मतलब वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ऑर्डिनरी राइट्स से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसके बाद विल गेट इनटू द डिटेल. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इसके बेसिस पे जो हमारे फेमस केसेस थे, केशवानंद भारती, गोलकनाथ केस, IR कोहेलियो केस, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. देन फंडामेंटल राइट्स आपके इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, वो सब हम आगे पढ़ेंगे. तो यस, next 2 lectures will be very interesting and very much in detail, so that the same can be addressed for your prelims and mains. So I hope you like this video for today. ठीक है, like, share and subscribe. कुछ कंसर्न क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में डालो. ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी डालो. थोड़ा डिजिटल बोर्ड का सोच रहे हैं, सो वंस वी हैव अ गुड रिस्पॉन्स देन विल मूव टू द डिजिटल बोर्ड, सो दैट देयर कैन बी अ consistency in the lectures. So I hope you like the video for today. Keep learning, keep watching, and I'll see you in the next one. Thank you.